जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। तो एनर्जी क्या चीज़ है और एनर्जी की क्या अकसाम है। एनर्जी को उर्दू में हम लोग कहते हैं तवानाई। और एनर्जी जो है ग्रीक वर्ड है, एनर्जिया उससे निकला है। और इसका मतलब है कि वर्क, टू डू वर्क। एनर्जिया का मतलब क्या है? वर्क करना, काम करना। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है कि किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम लोग कहते हैं एनर्जी। जब भी किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत होगी होगी तो हम लोग कहेंगे उसमें एनर्जी है। या हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो किसके बलबूते पर हो रहे हैं? एनर्जी के बलबूते पर हो रहे हैं। जब एनर्जी है तो काम हो सकता है, वो जिसम काम कर सकता है। तो देखिए, जब भी कोई जिसम काम करता है, वर्क करता है, तो वर्क किसके बलबूते पे करता है? एनर्जी के बलबूते पर। वर्क किसके बलबूते पर होता है भाई? एनर्जी के बलबूते पर। अगर एनर्जी है तो वो जिसम वर्क कर सकता है। तो अभी आ जाते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज करें, देखिए एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है जमीन पे। एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है जमीन पे, बिल्कुल रिलैक्स हालत में पड़ा हुआ है। तो इस हालत में हम लोग कहेंगे उसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन फर्ज करें स्प्रिंग को मैं प्रेस करता हूँ। स्प्रिंग को मैंने ऐसे प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया। तो अभी स्प्रिंग में हम लोग कहते हैं एनर्जी है, क्योंकि काम कर सकता है। काम किस तरह कर सकता है? आप इसके ऊपर सिक्का रख दो, और फर्ज करें सिक्कों को छोड़ दिया, स्प्रिंग को रिलीज कर दिया, तो इस सिक्कों को दूर फेंक देगा। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी है। इस वक्त मुझ में एनर्जी है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं वजन उठा सकता हूँ, किसी चीज को लिफ्ट कर सकता हूँ। मैं गाड़ी को दिखा दे सकता हूँ, गाड़ी के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं भी ये काम जो कर रहा हूँ किसके बलबूते पर कर रहा हूँ? एनर्जी के बलबूते पर कर रहा हूँ। आप ये गुलेल का रबड़ ले ले, उसके अंदर आप लोगों ने फर्क कर उसको रिलीज ऐसे उसमें नॉर्मल हालत में पकड़ा हुआ है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने उसके अंदर पत्थर रखकर ऐसे खींच लिया, तो उस केस में उसमें एनर्जी आ गई। अभी जब आप उसको रिलीज करेंगे तो उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक देगा। तो इसका मतलब है कि गुलेल के जो रबड़ था उसमें पहले एनर्जी नहीं थी, लेकिन बाद में एनर्जी हम लोगों ने पैदा कर दी और उसमें काम करने की सलाहियत आ गई। माचिस की जो तीली है उसके ऊपर जो पाउडर लगा होता है उसमें एनर्जी है। आप इसको जब रगड़ते हैं कि माचिस मैच बॉक्स के साथ, तो उससे हीट एनर्जी पैदा होती है। तो ये भी इसका मतलब उसमें एनर्जी थी पहले से। तो एक फर्श कर, एक पत्थर को मैंने उठाया और पत्थर को मैंने ऐसे फेंक दिया आगे की तरफ, और ये फर्श करे आकर एक शीशे से टकराता है तो शीशे को तोड़ देता है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि शीशे को तोड़ देगा। तो इस शीशे को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आई? ये इस पत्थर में थी पहले से एनर्जी। तो सिंपल सी बात याद रख ले कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो एनर्जी के बलबूते पर हो रहे हैं। अगर मैं कई दिनों तक खाना ना खाऊं तो मेरे जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं होगी, मैं काम नहीं कर सकता। गाड़ी के अंदर आप फ्यूल डालते हैं, अगर आप फ्यूल ना डालें, डीजल या पेट्रोल, तो गाड़ी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं किसके बलबूते पर हो रहे हैं? एनर्जी के बलबूते पर हो रहे हैं। विदाउट एनर्जी कोई काम नहीं हो सकता। इसी तरह एक और मिसाल बता देता हूँ कि फर्ज करें ये एक चार्ज पड़ा हुआ है, एक दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है। इस हालत में तो हम लोग कहते हैं इनमें एनर्जी है। क्योंकि याद रखिए, अगर आपने इन दोनों चार्जेस को पकड़ा हुआ है तो जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी थी, सिस्टम में एनर्जी थी। और जब हम लोगों ने इसको रिलीज कर दिया तो इन दोनों ने वर्क करना शुरू कर दिया। इस तरह अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दूर दूर मौजूद हो, तो जब आप इनको छोड़ेंगे तो एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। इसका मतलब है इस सिस्टम में पहले से एनर्जी मौजूद थी, और इसी की वजह से इन्होंने क्या किया? वर्क किया। एक चलती हुई गाड़ी में एनर्जी है, उसके आगे अगर कोई दीवार आएगा, कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो उसको धकेल देगी आगे की तरफ। तो ये जो धकेलना है तो वर्क है। वर्क किस वजह से हुआ? क्योंकि उस गाड़ी में पहले से एनर्जी थी। तो किसी भी जिस्म में जो काम करने की कैपेसिटी है या एबिलिटी है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। अभी एनर्जी के मुतालिक कुछ बातों पे आ जाते हैं कि एनर्जी जो है, पहली बात तो ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट है, वो जाउल है। जाउल है या जूल पढ़ ले आप। और इसको हम लोग
कैपिटल जे से लिखते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। एनर्जी की काफी किस्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो बिजली के वायर्स हैं उनमें एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसकी वजह से पंखे चलते हैं, मोटर चलते हैं। अगर आप ये एनर्जी प्रोवाइड ना करें तो ना पंखा चल सकता है ना मोटर चल सकता है। कंप्यूटर में एनर्जी है, इसलिए उसके ये जो स्क्रीन है डिस्प्ले हो रहा है, कलर इमिट कर रहा है। तो एनर्जी की काफी किस्में हैं। ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, डैम से गिर रहा है, तो उसमें भी एनर्जी है। वो एनर्जी आकर नीचे जो टरबाइन को घुमाता है, तो ये भी एनर्जी है। अभी चलते हैं कि एनर्जी की खास किस्म को देखते हैं, जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी की खास किस्म है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या है, देखिए एनर्जी की तो मैंने आपको बताया बहुत सारी किस्में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। लेकिन हम लोग एक खास किस्म की एनर्जी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन और पोजिशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन और पोजिशन। किसी जिस्म में उसके मोशन की वजह से एनर्जी, या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिससे भी आप लोग फेमिलियर होंगे। और दूसरे को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसी जिस्म में एनर्जी उसके मोशन की वजह से, किसी भी जिस्म में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, या कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी की किस्में हैं। अगर जिसम में प्योर मोशन हो तो हम लोग कहेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर उसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी आ जाते हैं कि इन दोनों को डिटेल से देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, और मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी क्या है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसको डिटेल से देखते हैं। तो आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि किसी भी जिस्म में एनर्जी उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द एनर्जी, एनर्जी possessed, possessed by a body। possessed का मतलब रखना, होना उसके पास। by a body due to its motion, due to its motion। किसी भी जिस्म में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको हम लोग कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो फर्ज करें गाड़ी जा रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एक गेंद को मैंने हिट किया, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एक जहाज जा रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एक पत्थर फेंका, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एक आदमी भाग रहा है, वॉक कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो अभी आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग किसी जिस्म को किस तरह मालूम करेंगे? मास मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड का स्क्वायर लेंगे और इसको टू से डिवाइड करेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अभी सवाल पैदा होता है कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से?
ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये जो फार्मूला है, ये आया कहाँ से? तो अभी चलो इसको डिराइव करते हैं। तो डिराइव किस तरह करेंगे कि फर्ज करें एक बॉल है पड़ा हुआ है, और उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, बॉल लाजमी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं बॉल ले रहा हूँ। और उस बॉल का मास कितना है? एम है। अब इस बॉल के ऊपर फोर्स ने अमल करना शुरू कर दिया, और फोर्स की वजह से उसमें क्या पैदा हुई? एक्सेलरेशन। इस बॉल पे फोर्स अमल कर रहा है, और फोर्स की वजह से क्या पैदा हुई? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पैदा हुई, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फर्ज कर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल बढ़ गई। फर्ज कर यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे 10 हो गई। तो अभी हम लोग पहले मालूम करेंगे कि बॉल के ऊपर हम लोगों ने कितना वर्क किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वर्क किया। ये जो वर्क है, ये कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों ने कितना वर्क किया। तो आ जाते हैं वर्क की डेफिनेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी। ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी भी इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ डी, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। एस भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी और एस में कोई खास फर्क नहीं है, सिंबल का फर्क है। डी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब इस जिस्म के ऊपर फोर्स लगा, उसने उसमें एक्सेलरेशन पैदा की। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। और तीसरी बात यह है कि आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, कि वो ये है कि 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यहाँ पे देखिए, मैंने डी की जगह एस इसलिए लिखा क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशंस एस की फॉर्म में होते हैं। तो अगर यहाँ से मैं एस मालूम कर लूँ, यहाँ से मैं एस मालूम कर लूँ, तो एस किसके बराबर हो जाएगा? वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। डिवाइडेड बाई 2a। अभी अगर याद रख ले कि मैं इसको क्वेश्चन नंबर नाम देता हूँ 3, और 3 और 2 की वैल्यू उठाकर 1 में दर्ज कर दूंगा। तो देखिए, मैं लिखता हूँ पुटिंग पुटिंग 3 and 2, 3 and 2 इन व्हाट? 1। 1 में दर्ज कर लेंगे। तो मेरे पास किस तरह क्या आएगा? देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है एम ए, और डी की वैल्यू है, एस की वैल्यू है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। डिवाइडेड बाई 2a। अभी देखिए, यहाँ पे एक ए से कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस एम को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एम को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूंगा? इस एम को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस एम को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ। मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? हाफ, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। सही है तक? ये टू को भी मैंने दोनों पे डिवाइड कर दिया। अभी याद रख ये टर्म जीरो है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो वर्क मैंने किया, उसका फार्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर। वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर। अब याद रख ले, जितना वर्क मैंने किया, जितना वर्क मैंने इस बॉल पे किया, इस बॉल को धकेलता गया यहाँ से यहाँ तक, तो इस बॉल के ऊपर मैंने जो वर्क किया, वो वर्क जाया नहीं किया। वो उसने एक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर ली, और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जितना वर्क मैंने किया, वो किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। किस में बदल गया भाई? काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैंने इस बॉल के ऊपर 10 जूल वर्क किया है, तो 10 जूल वर्क जो है 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। अगर इस बॉल के ऊपर मैंने 100 जूल वर्क किया है, तो 100 वर्क जो है 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्क का फार्मूला में पता है, हम लोगों ने मालूम कर लिया, एम वी एफ स्क्वेयर। एम वी
एफ स्क्वायर। तो ये देखें जितना वर्क किया था वो बदल गया काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी मैंने ये लिख ली, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को उस तरह भी लिख ले देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ वी एफ की जगह सिर्फ एक नाम दे दिया, जर्नल नाम दे दिया वी। मतलब ये वी एफ नहीं लिखना चाह रहा, वी कहना चाह रहा हूँ। पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो से वी हो गई, जीरो से वी एफ नहीं हुई, वी वी हो गई। वी मतलब एक जर्नल स्पीड है। तो ये मेरे पास जो है फार्मूला आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर वी जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। भले ऑब्जेक्ट जितना भी हैवी हो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी की, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पे चलते हैं, तो चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी पे अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द एनर्जी, ठीक है, पोजेस्ड, पोजेस मतलब रखना, मलकियत होना उसकी। द एनर्जी पोजेस्ड, ठीक है, बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, सॉरी ड्यू टू इट्स पोजिशन, सॉरी ड्यू टू इट्स पोजिशन, या इसके लिए दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें भी आ जाता हूँ, मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पे आ जाते हैं, देखिए फर्ज करें ये जमीन है, ये जमीन है और इस जमीन पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अभी इस ब्लॉक में काम करने की सलाहियत नहीं है, इसका मतलब है इसमें एनर्जी नहीं है। ये ब्लॉक कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। ये अगर 100 साल तक भी पड़ा रहे तो पड़ा रहेगा। लेकिन याद रख लिया, अगर इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ ले जाऊं, इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो ब्लॉक में ऊपर मूव कर रहा था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अमल कर रहा था। तो मैंने अगेंस्ट ग्रेविटीज के ऊपर काम किया। तो मैंने जो काम किया, फर्ज करें मैंने इसके ऊपर काम किया 12 जूल। तो ये जो 12 जूल वर्क में मैंने किया है, ये ज़ाया नहीं गया, एक एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो गया, और उस एनर्जी को हम रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 12 जूल। तो उसमें 12 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सॉरी 10 जूल, में दस दस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैंने ब्लॉक को ज्यादा उठाया तो फर्स्ट करें 20 जूल वर्क किया, तो 20 जूल जो है वर्क जो है 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। तो ये एक तरह से एक स्टोर एनर्जी है। ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, आपको नजर नहीं आती लेकिन इसमें स्टोर है। क्योंकि याद रख लीजिए, जब इस ब्लॉक को मैं रिलीज करूंगा तो वापस वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। इसमें काम करने की सलाहियत है इस हालत में, इस हालत में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जनरल बात अगर करें तो हम लोग कहेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर आप लोगों ने ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना वर्क किया, वो वर्क किस में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में। वो वर्क किस में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में। और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, बाद में अगर मौका मिले मैं डिराइव कर लूंगा, वो एम जी एच है। एम जिस्म का मास है और एच हाइट है इसकी, कितने हाइट तक आप इसको ले गए, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जितना एक दो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट करें, उनको दोनों को मैं सेम हाइट तक उठाता हूँ, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। फर्ज करें आप एक ट्रक को लिफ्ट करते हो, एक कार को लिफ्ट करते हो, एक सेम बुलंदी तक, तो ट्रक का मास ज्यादा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी अर्थ के ऊपर।
दूसरी बात है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। फर्ज करें कार को मैं लिफ्ट करता हूँ 10 मीटर, और दूसरी मरतबा एक दूसरी कार को लिफ्ट करता हूँ 50 मीटर। तो बटा 50 मीटर जो मैंने कार को लिफ्ट किया है, ऊपर ऊपर उठाया है, उस पर मैंने ज्यादा वर्क किया है, तो ज्यादा वर्क का मतलब ज्यादा एनर्जी। तो और दूसरी बात ये कि किस प्लेनेट पे आप लोग ये वर्क कर रहे हो। फर्ज करें जमीन पे कर रहा हूँ तो जी की वैल्यू 9.8 है। तो अगर मैं किसी और प्लेनेट पे जाऊँ, फर्ज करें या सन पे जाऊँ, तो वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर जितना एक ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने ज़मीन के सरफेस पे उठाया है खास हाइट तक, उतना ही आप लोगों ने अगर सन के सरफेस के ऊपर उठाया है, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जमीन के मुकाबले में चांद पे जी की वैल्यू कम है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी सेम हाइट के लिए कम होगी। सही है तक। अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो मैंने लिखी है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन, लेकिन किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ना होती तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। ये स्टोर जो हुई एनर्जी, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हुई है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रहा है वापस पीछे की तरफ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं कि फर्ज करें ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है एक साइड दीवार मैंने के साथ मैंने बांधा हुआ है, और इसके साथ एक ब्लॉक मैंने अटैच किया हुआ है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास एम है। अभी इस हालत में स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स है, तो हम लोग कहेंगे स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, इस ब्लॉक में कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को पकड़ के खींचूं, उसको डिस्प्लेस करूं, तो मैंने उसको कितना डिस्प्लेस किया, फर्ज कर एक्स डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, इतना इसको खींचा है। तो क्या ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से यहाँ तक खुद गया है, या मैंने इसके ऊपर वर्क किया है यहाँ से यहाँ तक। लाजमी बात है मैंने वर्क किया है। स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ ला रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा था। तो जो वर्क मैंने किया, क्या वो वर्क जाया गया, नहीं, वो एनर्जी में बदल गया। तो इस केस में भी हम लोग कहेंगे जो वर्क है वो एक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर गया, और उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, लेकिन ये आगे हम लोग चैप्टर्स में डिराइव करेंगे, और सिलेक्शन वाले चैप्टर में। और जो वो फार्मूला होगा वो 1/k x² होगा। ये फार्मूला फिलहाल आप लोग को याद करना जरूरी नहीं है आप लोग के। के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स इसके जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग की ये है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग फिर नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि याद रखिए ये एनर्जी जो है स्प्रिंग के लचक की वजह से है। अगर स्प्रिंग में लचक नहीं होगा तो ये एनर्जी नहीं होगी। मतलब इस ब्लॉक को वापस पीछे की तरफ कौन ला रहा है, स्प्रिंग ला रहा है। सही। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि एक और केस बता देता हूँ। फर्ज करें दो चार्जेस पड़े हुए हैं बहुत दूर, बहुत दूर पड़े हुए हैं, बहुत दूर पड़े हुए हैं। इनका फासला तकरीबन आप कह सकते हो बहुत ज्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इस हालत में, इस कॉन्फ़िगरेशन में, हम लोग कहेंगे इस सिस्टम में कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन याद रखिए अगर इन दोनों चार्जेस को मैं करीब लाना चाहूँ, तो पॉजिटिव चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मुझे वर्क करना पड़ेगा। जो मैं वर्क करूंगा तो दोनों को करीब लाया, मैंने वर्क किया इसके ऊपर। हालांकि ये दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती इसको करीब लाया। तो अभी देखिए इस हालत में इस सिस्टम में एनर्जी है, इस हालत में सिस्टम में एनर्जी है, इन दोनों में एनर्जी स्टोर है। इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस हालत में इसमें एनर्जी स्टोर है। क्योंकि जब इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, और जो एनर्जी स्टोर है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। और फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसमें काम करने की सलाहियत है। मतलब अगर आप इसके सामने कोई चीज रख दो और इन दोनों को छोड़ दो, तो क्या उस चीज को धकेलेंगे कि नहीं धकेलेंगे। इसका मतलब काम करने की सलाहियत है इसमें। तो देखिए यहां से लफ्ज आ रहा है कन्फिग्रेशन। ये कन्फिग्रेशन, इस कन्फिग्रेशन में एनर्जी नहीं थी, लेकिन इस कन्फिग्रेशन में एनर्जी आ गई।
सही, ये लफ्ज हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये बाल ये जो जमीन, ये जो सॉरी ब्लॉक था यहाँ पे पड़ा था, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने ऊपर ले गया तो एनर्जी आ गई इसमें। अभी जो लास्ट मैंने एग्जांपल दिया है, इस ये जो एनर्जी है, इस केस में ये जो एनर्जी है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये सेकंड ईयर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी सर मैंने इंट्रोडक्शन दी है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बात बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटी है। क्या मतलब है इसका? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटिव। रिलेटिव रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव क्वांटिटीज। रिलेटिव क्वांटिटीज, इसका क्या मतलब है? देखिए, फर्ज करें मैं जमीन पे खड़ा हूँ और मेरे लिहाज से गाड़ी जा रही है। गाड़ी जा रही है, मैंने इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली। मैं रुका हुआ हूँ, गाड़ी जा रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है फर्ज करें 20 जॉल। कितनी है? 20 जॉल। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी मेरे लिहाज से है। अभी अगर एक दूसरी गाड़ी जा रही है और इन दोनों की स्पीड सेम है, फर्ज करें इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन सेम है, तो याद रखिए इस गाड़ी के लिहाज से इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसके लिहाज से इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि याद रखिए उसके आगे वाली गाड़ी के लिहाज से पीछे वाली गाड़ी जो है बिल्कुल रेस्ट में है। उनके दरम्यान में वक्त के साथ जो है डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो हम लोग कहेंगे इसके लिहाज से इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन मेरे लिहाज से क्या है, 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो आपने बताना है कि किसके लिहाज से आप ये बात कर रहे हो। आमतौर पर जो हम लोग ये बुक में पढ़ेंगे, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी जब बोलेंगे तो हम लोग ये नहीं बताएंगे किसके लिहाज से, लेकिन हम लोग का मतलब ही ये होता है कि हम लोग जमीन के लिहाज से बात कर रहे हैं, ग्राउंड के लिहाज से। इसी तरह आ जाते हैं उस पे पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं कि फर्ज करें ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग है और बिल्डिंग के कई फ्लोर है। फर्ज करें एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है। अभी फर्ज करें मैं कहता हूँ कि इस बिल्डिंग के टॉप पे एक पत्थर है या ब्लॉक है पड़ा हुआ है। तो इस बिल्डिंग की जो इस ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस टॉप फ्लोर के लिहाज से 0 है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि उसके लिहाज से इसकी कोई हाइट ही नहीं है। लेकिन इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इस फ्लोर के लिहाज से ज्यादा है, क्योंकि इसके लिहाज से इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। देखिए ये हाइट है। अच्छा, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इस फ्लोर के लिहाज से और ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसके लिहाज से है? ग्राउंड के लिहाज से है। सबसे ज्यादा कहाँ किसके लिहाज से है? ग्राउंड के लिहाज से है। तो याद रखिए जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करें तो हमने बताना है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस पॉइंट के लिहाज से, किस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से आप बात कर रहे हैं। फर्स्ट कर एक टेबल पे ये कप पड़ा हुआ है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इस कप की पोटेंशियल एनर्जी इस टेबल के लिहाज से 0 है, लेकिन ग्राउंड के लिहाज से 0 नहीं है। ग्राउंड के लिहाज से 0 नहीं है। तो आमतौर पर हम लोग जो है ग्राउंड की जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। और फिर उससे ऊपर जितना ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये बातें क्लियर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटीज है। ये जब भी आप बताएंगे तो आप लोगों ने बताना है कि किस जगह के लिहाज से या किस ऑब्जेक्ट के लिहाज से आप ये कह रहे हैं।